अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम पाकिस्तान के दो मकबूल क्लीशे, टैबूज या घिसे पिटे जुमले, उनकी बाबत बात करेंगे। दूसरा रुख में हम दूसरा रुख देखेंगे उन बातों का जो अमूमी तौर पर पाकिस्तान का मकबूल बयानिया है। अभी हाल ही में एक डिबेट, बल्कि हॉट डिबेट है मुल्क में कि क्या पाकिस्तान को इसराइल को बतौर मुल्क के कबूल कर लेना चाहिए। ये बात माजी में हमेशा उस वक्त कही गई, मीडिया पर उछाली गई, इस बात पर डिस्कशन और डिबेट करवाई गई जब कोई भी हुकूमत दाखिली और खारजी मुहाज पर मुकम्मल तौर पर पसपा और खत्म हो चुकी हो। अब फिर समझ लें, जदीद जमहूरी दौर में जदीद रियासत का तस्वर यह है कि सबसे पहले वो अपने लोगों को खाना देगी, पेट भरेगी, कारोबार का मौका देगी, उनकी लाइफ को अश्योर करेगी, लाइफ सिक्योरिटी देगी, उनकी जिंदगी में से थ्रेट्स खत्म करेगी, फिर वो उन्हें इंसाफ देगी और उसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर उन्हें बाइज्जत पासपोर्ट देगी। उनका बैनुल अक़वामी तिजारत में इतना बड़ा मुकाम होगा कि वो पूरी दुनिया को मुसख्खर कर सके, अपने अहकाम के मुताबिक चला सके। ये रियासत के बुनियादी तस्वुरात हैं जिनके मुताबिक आज की रियासत अपनी तरजीहात को मुतय्यन करती है, तय करती है। इसराइल को मंजूर करना, कबूल करना मुमकिन है कि 70s में एक बड़ा डिबेट हो। याद करवाता चलूं कि 1977 में पाकिस्तान की मईशत दुनिया के 10 बड़ी मईशतों में से एक मईशत थी। आप बड़ी इकोनॉमी के मालिक थे। उस वक्त डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी सिक्का दुनिया के मजबूत तरीन सिक्कों में से था और शायद 6 रुपए का डॉलर था। जब पीएनए की मूवमेंट शुरू हुई तो उसका रेट 9 रुपए फी डॉलर तक पहुंचा था। इन हालात में जब जापान, चीन, तुर्की और पूरे यूरोप की करेंसी आपसे पीछे थी, दिफाई एतबार से और मुआशी एतबार से आप टाइकून या बड़े मुल्कों में शुमार होते थे, उस वक्त ये डिबेट करना कि आपको फला मुल्क कबूल करना है और फला को कबूल नहीं करना, और खसूसी तौर पर एक ऐसे माहौल में जब आप आज ये मानना मुश्किल है कि भुट्टो का पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करता था। चले मैं लफ्ज तब्दील करता हूं, भुट्टो का पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड की यूनिटी की वजह से, उनके एतमाद की वजह से एक मुनासिब फोरम था कि दुनिया उससे डिमांड करती कि आप इसराइल के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप पैदा करो। बैनुल अक़वामी ताकतें या दुनिया में जो ताकतें इसराइल को सपोर्ट कर रही थी, जो बचाना चाह रही थी, वो 70s की दहाई में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करती थी कि पाकिस्तान इसराइल को अगर कबूल कर लेगा तो ये बहुत बड़ी शनाख्त होगी और पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ेगा। वक्त गुजरता गया, आज पाकिस्तानी मईशत दुनिया में 194 नंबर पर खड़ी है। पाकिस्तानी करेंसी रुपया 170 रुपए का एक डॉलर है। अफगानी इंडियन रुपया, ईरानी तुमन, पूरी दुनिया की करेंसी आपसे बेहतर है। तिजारती एतबार से आप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क हो। आपका बजट आपकी पैदावार से 120% खसारा का है। आपके कर्जे जो है वो आपकी जीडीपी वैल्यू से बढ़ चुके हैं। आपके पुराने साथी, आपके पुराने दोस्त सऊदी अरब, गल्फ और करीब के मुल्क ईरान, टर्की और अफगानिस्तान आज उस सतह पर आपके साथ नहीं खड़े जिस सतह पर वो माजी में खड़े थे। आज इस डिबेट को खड़ा करने का इसके अलावा कोई मकसद नहीं है कि ये एक स्मोक स्क्रीन है। अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एक लग़व और फजूल किस्म की बहस शुरू कर दी गई है। आप यकीन करें कि आज इसराइल की जानिब से कभी कोई ऐसा पैगाम नहीं आया कि दुनिया का एक मजबूत और मकबूल और ताकतवर मुल्क पाकिस्तान उसको कबूल कर ले। ऐसी कोई पेशकश आपको वसूल नहीं हुई है। जब ऐसी कोई पेशकश आपको वसूल ही नहीं हुई, जब आपके दरवाजे पर कोई अपनी कबूलियत के लिए खड़ा ही नहीं है, तो अपने मुल्क के अंदर एक बिला जवाज इर्ताश पैदा करना, रद्द-ए-अमल पैदा करना, लोगों को लड़वाना, ये कहां की अक्लमंदी है। मोहतरम वजीर आजम साहब, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान के वजीर खारजा फजूल लग़व यावा गोई करने के आदी हैं, फजूल बातें करते हैं। वो अवाम को सबसे पहले ये बताएं कि आपने अवाम के लिए क्या अच्छा किया है। आप अवाम को खाने के लिए रिज़्क नहीं दे पा रहे हो, आप अवाम को रोजगार नहीं दे पा रहे हो,
आप लोगों के लिए घर नहीं दे पा रहे हो, आप लोगों के लिए सेहत की सहूलतें छीनते चले जा रहे हो, बैनुल अक़वामी तिजारत में आपका हिस्सा कम से कम होता चला जा रहा है, और हुकूमत के कारपरदाजान इस बात पर उछल रहे हैं कि उन्होंने मुल्की मईशत का साइज निसफ करके बैनुल अक़वामी तिजारती खसारा कम कर दिया है। क्या कमाल की लॉजिक है। एक बंदा कहता है कि मेरी 10 दुकानें थी, वो खसारा पैदा कर रही थी, मैंने 9 बेच दी हैं, लिहाजा मैं अमीर हो गया हूं। कमाल की लॉजिक है। खुदा के वास्ते इंसानों की तरह रैशनल थिंकिंग सोचना शुरू करें और इस बात को सोचें कि आपकी कबूलियत की पूरी दुनिया की नजर में इस वक्त कोई हैसियत नहीं है। पूरी दुनिया बैनुल अक़वामी महाज पर पिटे हुए ममालिक के साथ खड़ी नहीं होती, कामयाब ममालिक के साथ खड़ी होती है। आज मुल्क को इस डिबेट की जरूरत नहीं है, मुल्क को इस डिबेट की जरूरत है कि आपने दाखिला मुहाज पर क्या कामयाबियां हासिल की हैं। दाखिला मुहाज पर आपका यह लेवल है कि किसी भी तरह की कानून साजी के लिए आपको रियासती इदारों की जानिब से मिन्नत करवाकर अपोजिशन का वोट लेना पड़ता है। इन हालात में दुनिया आपके साथ डायलॉग क्यों करेगी? पूरी दुनिया आपकी मुल्क में इज्जत को देखती है। शहीद भुट्टो ने जब इंडिया में शिमला मुआहिदा के लिए जाना था तो उन्होंने पहले पार्लियामेंट में अपोजिशन को बुलाया और पूरी अपोजिशन लाहौर एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर उन्हें सी ऑफ करके आई, जिससे यह पैगाम गया कि पाकिस्तान पूरे का पूरा इस इशू पर मुत्तहिद है। तो कौमों का इत्तेहाद बैनुल अक़वामी अहमियत के लिए सबसे ज्यादा अहम काम होता है। जब आप अपने मुल्क के अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं कर पाए तो आप अफगान हुकूमत को कैसे सबक दे सकते हैं कि उसे तालिबान के साथ डायलॉग करना चाहिए? आप सऊदी हुकूमत को कैसे कह सकते हैं कि उसे यमन के बागियों के साथ डायलॉग करना चाहिए? और तो और आप ये कहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान आप डायलॉग करवाएंगे। खुदा की पनाह, किसको बेवकूफ बनाते हैं? आपकी इतनी हैसियत और इतना मुकाम नहीं है कि आप अपने मुल्क के अंदर डायलॉग का कोई संजीदा फोरम खड़ा कर सके, अपने मुल्क के शहरियों के दरमियान ब्रिज बन सके। आप नफरतों को फैलावा दे रहे हैं, आप मुल्क के अंदर तनाज़ात को जन्म दे रहे हैं और इसराइल को मंजूर करने और ना मंजूर करने की बिला जवाज लगव बहस स्टार्ट करके आप मुल्क में मजीद पोलराइजेशन पैदा कर रहे हैं। मेरी आज अपने कारईन नाजरीन से यही इस्तदा है कि इस मामला को समझें। इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये आज इशू अहमियत नहीं रखता कि पाकिस्तान इसराइल के बारे में क्या सोचता है। लिहाजा हमें अपनी कमजोरी को रियलाइज करना होगा कि अब हम दुनिया की 10 बड़ी ताकतों में शुमार नहीं होते, हमारा मुकाम कहीं नीचे जा चुका है। तो अभी इसी कदर काफी है कि हम संजीदा नौयत की डिबेट करके अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बना दें। खारजा पॉलिसी से नावाकफियत मुल्क को बड़े से बड़े मसाइल से दोचार करती है। अगर कभी दोस्तों को मौका मिले तो आजकल फॉरेन अफेयर्स के साबका फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान अब्दुल बासित भी अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। खारजा पॉलिसी के लेवल्स को सीखने की कोशिश कर सकते हैं। जब भी किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क के साथ कोई ताल्लुकात करने होते हैं, डिबेट करने होते हैं, तो उसके 2 पैटर्न हैं। एक पैटर्न वो है जो बैनुल अक़वामी सतह पर मारूफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत होती है तो वो बैनुल अक़वामी पैटर्न को अडॉप्ट करती है। मिसाल के तौर पर 2008 से 2013 तक जब भी पाकिस्तान के सदर या वजीर आजम ने गैर मुल्की दौरा करना होता था तो पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के सेक्रेटरी लेवल की टास्क होती थी उस मुल्क के साथ। सदर या वजीर आजम देखते थे कि हम जिस मुल्क में जाना चाहते हैं या जिस मुल्क का प्रीमियर हमारे पास तशरीफ लाना चाहता है, हम उसके साथ क्या क्या चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं, हम उनके साथ किस तरह की ट्रेड कर सकते हैं, हम उनके साथ अपनी अफरादी कुव्वत का तबादला कर सकते हैं, अपने लोगों को वहां पर नौकरी दिलवा सकते हैं, वहां से कोई चीज सस्ती अपने मुल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए उनसे कोई मराहत ले सकते हैं, या टूरिज्म की प्रमोशन के लिए कोई मुआहिदा कर सकते हैं। ये सब काम प्रीमियर लेवल पर हुकूमती सतह पर सोचने और करने के होते हैं। अब इसके बरक्स जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलावा जब हुकूमतें पाकिस्तान में होती हैं, गुज़श्ता 50 साल का रिकॉर्ड दिखाऊंगा, साबित करूंगा। अमीरुल मोमिनीन जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक जयपुर टेस्ट क्रिकेट मैच देखने के लिए तशरीफ ले गए। कहा गया ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब कामयाबी का ये लेवल है कि जब दुनिया ने आपको झूठा कह दिया तो दुनिया की नजर में अपनी फेस सेविंग के लिए आप जयपुर तशरीफ ले गए। क्या जयपुर जाने से कबल सदर ज़िया-उल हक ने किसी तरह के सरकारी वफूद का तबादला किया था? नहीं, मुंह उठाकर गए, वहां पर खाना खाया और वापस आ गए। इससे फॉरेन पॉलिसी में क्या बेहतरी आ सकती थी?
जनरल ज़िया के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के बहुत मारूफ लीडर हैं। जरा उनके अदवार पर गौर करें। जब भी वो किसी मुल्क के दौरे पर गए, ना दौरे से पहले वफूद का तबादला हुआ, ना बाद में हुआ। आज भी मुस्लिम लीग नवाज के दोस्त बहुत ज्यादा दुखी होंगे मेरी इस राय पर, लेकिन बदकिस्मती है कि नवाज शरीफ के वजीर तिजारत ने लैटविया के 22 दौरे किए। क्या पाकिस्तान और लैटविया के दरमियान कोई तिजारत में इजाफा हुआ? जीरो। तो भाई मुझे उन दौरों का मकसद समझा दो। इसी तरह मियां नवाज शरीफ ने इंडिया का दौरा किया। उस दौरा पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ? नहीं भाई, गए और चाय पीकर खाना खाकर आ गए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने वाला लेवल है। इसी तरह इंडिया के प्रीमियर्स ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में कई दौरे किए। मोदी 2 दफा आए, वाजपेयी आए। तो क्या उन दौरों के लिए प्रॉपर होमवर्क किया गया था? नहीं। अब जब आप होमवर्क किए बगैर दौरे करते हो तो आपकी कदर में कमी आती है। अब मैं आज आपको बताता हूं कि हुआ क्या था। इंडिया के मामला में मोदी को अरब ममालिक की जानिब से दबाव दिया गया था कि आप पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे करो। मोदी ने 2 दफा पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान की हुकूमत की नाअहली की वजह से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट ना हो सकी। उसने अरबों को जाके बताया और आपको अरब से नॉकआउट कर दिया। अब मैं फिर ये अर्ज करता हूं कि इसराइल को कबूल करने या ना करने की जो बात चल रही है, इसके पीछे आपके मकासद क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप हासिल क्या करना चाहते हैं। अगर आप पर कोई दबाव है तो उसकी कोई वजूहात बताई जाए। आपका कोई लेवल होता, आप एक ताकतवर मुल्क होते, आप तिजारती एतबार से पॉजिटिव खड़े होते, तो मुमकिन है दुनिया को ये लगता कि पाकिस्तान के साथ इसराइल का डायलॉग होना चाहिए। अब सच्ची बात यह है कि आप पूरी कौम को बेवकूफ बनाकर एक नॉन इशू के पीछे लगाकर कौम का और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह दूसरा टैबू, क्लीशे, फजूल बात, लग बात, पाकिस्तान का एटम बम है। अर्ज किया कि 70 की दहाई में जब वजीर आजम भुट्टो थे तो पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकतों में था। पाकिस्तान की फौज शायद उस वक्त दुनिया की 7वीं बड़ी फौज थी। पाकिस्तान माली और मुआशी एतबार से खुद कफील था। उस मुल्क को यकीनी तौर पर जरूरत पेश आई कि उसके हमसाया मुल्क ने, जो इंडिया जो उससे 5 गुना बड़ा है, उसने एटम बम हासिल कर लिया है। तो पाकिस्तान ने एटमी टेक्नोलॉजी के हसूल की जद्दोजहद की और एटम बम हासिल कर लिया। आप तसव्वुर करें कि भुट्टो मरहूम के दौर में या उस जमाना के लोगों के दिमाग में सोच ये थी कि एटम बम इस कदर ताकतवर वेपन होता है कि हम एटम बम बनाने के बाद बॉर्डर पर खुंटी पर लटका देंगे, जिसे देखकर इंडिया करीब भी नहीं आएगा। लेकिन बदकिस्मती का ये आलम है कि हम एटमी सलाहियत के हसूल में उस वक्त कामयाब हुए जब हम मुआशी तौर पर और खारजा पॉलिसी के मुहाज में पिट चुके थे, जब पूरी दुनिया ने हमें नाकाबिले इलाज करार दे दिया, जब दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ दोस्ती तो बहुत दूर की बात है अच्छे ताल्लुकात नहीं रखता। हमारी एयरलाइन पर, हमारी शिपिंग कंपनीज पर पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं, हमारे लोगों की एंट्री बैन की जा चुकी है, हमारे लोग जो अफरादी कुव्वत जो हमने एक्सपोर्ट की थी उसे मुल्क वापस भिजवाए जाने के खतरात मंडरा रहे हैं। तो आज हमारे लिए एटमी सलाहियत एक लायबिलिटी बन गई है, एक जिम्मेदारी बन गई है। हम समझते थे कि एटम बम एक खौफनाक चीज है जिसे दिखाकर हम डराएंगे और रवायती फौजी बजट बचाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। लेकिन जब हमने एटमी सलाहियत हासिल कर ली तो हमें पता चला कि एटम बम तो 16 साल की कंवारी नौजवान खूबसूरत दोशीजा है। अब उसके उठाए जाने का डर है। अब हमें डराया जाता है कि पूरी दुनिया इस कंवारी हसीन दोशीजा को अगवा करने के दर पे है, हमारी एटमी सलाहियत को छीन कर ले जाएंगे। अब आप तसव्वुर करें कि एटमी सलाहियत के हसूल से कबल हमारा जो बजट था, अब हम उससे 10 गुना बजट दिफा पर खर्च करने के पाबंद हो गए। कमाल है ऐसी सलाहियत पर, जिस सलाहियत से हमारी कन्वेंशनल वॉर की सलाहियत कम हो गई और हमारा बजट बढ़ गया। तो भाई अर्ज करने की, समझने की बात यह है कि एटम बम का बनाना एक टेक्नोलॉजी है, एक नॉलेज है, एक इल्म है, एक तजर्बा है। ये ऐसे ही है कि आपने कार चलाने का तरीका किताब में 100 बार पढ़ा, आप कार नहीं चला सकते। लेकिन आपने कार चलाना एक बार सीख ली, आप ड्राइवर बन गए। अब दोबारा कोई बंदा आपसे वो किताब छीन कर ले जाए तो आप ड्राइवर रहेंगे, अब आपको किताब की जरूरत नहीं है। एटमी टेक्नोलॉजी का हसूल पाकिस्तान मुकम्मल कर चुका, हम एटमी सलाहियत रखते हैं। हमारे पास इस वक्त हजारों साइंसदान ऐसे हैं जो हमारी एटमी सलाहियत को मुस्तकबिल में हमारे लिए दस्तयाब रखेंगे। अब ये कोई चक्कर नहीं है कि नौजवान लड़की की तरह एटम बम चुराया गया तो हमारे पास दूसरा एटम बम नहीं होगा, हम 2-4 दिनों में नया एटम बम बना लेंगे। तो ये दोनों क्लीशे
बेबुनियाद हैं, लघु हैं, फजूल हैं। और इनको याद रखें, मीडिया में चर्चा उसी वक्त मिलती है जिस वक्त हुकूमत दाखिली और खारजी मुहाज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए। हर नाकाम हुकूमत जो आपको खाने को रोटी नहीं दे रही, उस पर इसराइल को कबूल करने का दबाव होता है और उसकी एटमी सलाहियत खतरा में पड़ जाती है। तो सच्ची बात को समझें कि ये झूठ है, ये एक स्मोक स्क्रीन है। जब हुकूमत में बैठे हुए चोर, जब हुकूमत में बैठे हुए उचक्के डकैत आपका रिज़्क चुरा लेते हैं, आपकी रोटी को खा लेते हैं, आपकी मुल्की पैदावार को मिसयूज करते हैं, फिर आपको ऐसी लघु और बेमानी बहस में उलझाते हैं। खुदा के वास्ते मैं मीडिया पर मौजूद दोस्तों से इस्तदा करता हूं, मैं अपने लोगों से इस्तदा करता हूं कि इस स्मोक स्क्रीन को समझने की कोशिश करें और ताकतवर हलकों से, रियासती इदारों से, हुकूमत पाकिस्तान से, इमरान खान से रोजी रोटी मांगे, रोजगार मांगे, तालीम मांगे, सेहत मांगे और मुल्क की खुशहाली का सवाल करें। ये सब लघु बातें हैं, इनको ड्रॉप कर दें और मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करें। हाँ, अगर हुकूमत पाकिस्तान को खुद कफील करने में कामयाब हो जाती है, अगर हमारा बैनुल अक़वामी तिजारत का हुजम हमारे इंपोर्ट से बढ़ जाता है, हम मुस्तहकम हो जाते हैं, तो यकीनी तौर पर फिर इसराइल की जरूरत होगी, ख्वाहिश होगी कि वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे। फिर वक्त आप पूरी दुनिया में नजरअंदाज किए जा रहे हो, कोई मुल्क आपके साथ सलाम लेने को तैयार नहीं है, तो इसराइल आपके साथ दोस्ती क्यों चाहेगा? इस सवाल पर गौर कर ले। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ राब्ता रहेगा। कमेंट जरूर करें, कोई तजवीज़ देना हो तो जरूर दें। खुदा हाफिज़।